Good morning, students. I am your science teacher, Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today, we will start a new chapter, lesson 10, light, sound and force. आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होता है, लाइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ये जानेंगे। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी दूसरा रूप है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। और लाइट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों हमारी लाइफ के लिए लाइट इम्पोर्टेंट है? आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक रूम में होते हैं और उस रूम में कंप्लीट डार्कनेस होती है, यानी अंधेरा होता है, तो क्या आपको आपके आसपास रखी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती है ना। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि रूम में लाइट नहीं है। ठीक है, अगर हम लाइट जला देंगे तो हमें सारी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। इसका मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी प्रेजेंट है वो देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। बिना लाइट की प्रेजेंस में हम अपने आसपास की चीजों को नहीं देख पाएंगे, है ना। इसलिए लाइट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा जो प्लांट्स है, आपको पता है ना कि प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिनसे उनका फूड प्रिपेयर होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर लाइट नहीं होगी, ठीक है, सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली प्लांट्स धीरे धीरे मरने लगेंगे। ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए फूड की कमी हो जाएगी, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा और हमारी लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी। इसीलिए हमारी लाइफ में सर्वाइवल के लिए लाइट इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल नो अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट। जिस भी सोर्स से हमें लाइट मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? सोर्सेज ऑफ लाइट। तो सोर्सेज ऑफ लाइट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी जो चीज़ें नेचर में अपने आप बनती हैं और लाइट प्रोवाइड करती हैं, यानी उनसे लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन से हमें सनलाइट मिलती है, स्टार्स, फायरफ्लाइज, जेलीफिश एक्सेट्रा। फायरफ्लाइज यानी जुगनू भी रात में चमकते हैं ना। और जेलीफिश पानी में पाई जाने वाली एक फिश होती है जो लाइट प्रोवाइड करती है, यानी उसमें थोड़ा रोशनी पैदा होती है। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस क्या हैं? हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि ये नेचर में अपने आप बनते हैं, इन्हें ह्यूमंस नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब ऐसे सोर्सेस से जब हमें लाइट प्रोवाइड होगी जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग वुड, जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो उससे रोशनी पैदा होती है ना, तो ह्यूमंस के द्वारा ही लकड़ियां जलाई जाती हैं, तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हुआ। उसके अलावा कैंडल्स, जब आप कैंडल्स जलाते हैं तब भी रोशनी होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप, ये सब कुछ क्या है? ह्यूमंस बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकलती है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन से लाइट निकलती है तो वो क्या हुआ? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। स्टार से लाइट निकलती है तो वो क्या हुआ? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। इलेक्ट्रिक बल्ब को जब आप ऑन करते हो तो उससे भी लाइट निकलती है तो वो क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही टॉर्च और लैंप को भी जब आप ऑन करते हो तो उसमें से भी लाइट आती है, ये सभी क्या हुए? हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुए। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? जिनसे लाइट निकलती है, यानी जो जलने के बाद हमें रोशनी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दैट डोंट हैव देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे रोशनी नहीं निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मून में अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सन के लाइट से ही चमकता है ना, तो मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अर्थ में भी लाइट नहीं होती, उसको सन से लाइट मिलती है, तो अर्थ क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से टेबल, वॉल, बुक,
इन सब से भी लाइट नहीं निकलती, तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई सोर्स से लाइट मिलेगी वो क्या करेगी, हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी। आप ये कैसे जान सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सामने एक कैंडल को बर्न करें, ठीक है, कैंडल जला कर रखें और पाइप के अंदर से अपनी आंख के थ्रू उस कैंडल की लाइट को देखने की कोशिश करें, तो अगर वो पाइप सीधी है तो आपको वो कैंडल की लाइट दिखाई देगी ना। लेकिन अगर मैं उस पाइप को टेढ़ा कर दूं, ठीक है, मोड़ दूं इस तरीके से, तो क्या आपको अपनी आंखों के थ्रू वो लाइट दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि फिर वो पाइप की वजह से आपकी रोशनी ब्लॉक हो जाएगी और वो लाइट नहीं आ पाएगी, इसीलिए आपको वो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट इफ लाइट पासेस थ्रू इट इजीली। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी चीज जिसके आर पार लाइट आराम से जा सकती है उसे हम ट्रांसपेरेंट चीज कहते हैं या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टेकल्स, जो चश्मे होते हैं, चश्मे का जो ग्लास होता है उसके आर पार लाइट आराम से जा सकती है, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ग्लास, आपके घर में जो कांच के ग्लास होंगे, है ना, बाउल होगा, उससे लाइट आराम से आसपास जा सकती है। विंडो में ग्लास जो लगी होती है उसके आर पार आराम से लाइट जा सकती है, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर वाटर, अगर साफ पानी आप एक कांच के ग्लास में भर के रख दें तो आप उसके आर पार देख सकते हैं ना कि उसके पीछे क्या रखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। प्योर एयर, हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है ना, फिर भी हम आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं और लाइट भी इसको क्रॉस कर सकती है, इसका मतलब एयर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट चीज़ है। तो ऐसे कोई भी चीज़ जिसके आर पार लाइट जा सकती है और बीच में प्रेजेंट होते हुए भी उसके उस साइड क्या रखा है हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। An object is said to be translucent if it allows only a small amount of light to pass through it. ऐसी कोई भी चीज जो पूरी तरीके से लाइट को अपने आर पार नहीं जाने देती, केवल लाइट का कुछ अमाउंट यानी थोड़ा ही लाइट अपने आर पार जाने देती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे थिन प्लास्टिक, जो थिन प्लास्टिक होती है ना, उसके आर पार अगर आप उसको अपने आंखों के सामने ऐसे रखो तो आप उसके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं ना, क्लियरली नहीं दिखाई देगा बट कुछ पोर्शन दिखाई देगा। उसी तरीके से आप अगर उसे लाइट बल्ब की तरफ करके ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लाइट बल्ब जल रहा है, यानी लाइट उसके आर पार आ पा रही है, ठीक है, पूरे तरीके से नहीं लेकिन कुछ पोर्शन लाइट का क्रॉस कर सकता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को। इसी तरीके से बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर और डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल भी उड़ती रहती है तो हमको कुछ कुछ तो दिखता ही है, क्लियर दिखे या ना दिखे, ठीक है। मिस्ट यानी ओस की बूंदें या पानी की बूंदों से भी हमको क्लियर नहीं दिखाई देता बट कुछ लाइट पास हो सकती है इनसे भी, तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। एन ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल ही लाइट को अपने आर पार नहीं जाने देता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, नोटबुक, वॉल, वुड, स्टोन, मेटल। अगर इन चीज़ों को आप एक लाइट सोर्स के सामने रखें, जैसे बुक है, बुक को अगर आप लाइट सोर्स के सामने रखेंगे तो क्या वो उसके आर पार आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, और ना ही उसमें से लाइट क्रॉस होकर आपकी तरफ आ सकेगी। इसका मतलब वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सभी चीज़ों के होने की वजह से लाइट ब्लॉक हो जाती है, मतलब आर पार नहीं जा पाती है, ये रोशनी को रोक देते हैं, इसलिए इनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो। व्हाट इज शैडो स्टूडेंट्स? शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब किसी सोर्स से लाइट आती है और उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हम रख देंगे तो आपने देखा होगा उसका सामने एक डार्क पैच दिखाई देता है, ठीक है। उस डार्क पैच को ही हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। शैडो क्यों बनता है स्टूडेंट्स?
क्योंकि जब लाइट सोर्स से आने वाली लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक कर लेगा यानी रोक लेगा, जिसकी वजह से जो सामने का एरिया है उतनी जगह पर वो क्या होगा, अंधेरा ही रह जाएगा और बाकी की लाइट उसके आसपास से निकल जाएगी तो बाकी का एरिया नॉर्मल दिखेगा। तो इसीलिए क्या बनता है, शैडो बनता है। ठीक है, अब शैडो किन किन चीज़ों से बनता है? शैडो दो ही टाइप की चीज़ों से बन सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट से और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से। ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से जो शैडोज बनते हैं वो बहुत डार्क होते हैं, यानी एकदम काले घने अंधेरे जैसा दिखेगा पास। ठीक है, और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की वजह से बनते हैं वो थोड़े से हल्के शैडोज बनते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कुछ अमाउंट में लाइट को अपने आर पार जाने देते हैं, इसीलिए उनके थ्रू जो शैडो बनेगा वो लाइट होगा यानी थोड़ा हल्का दिखाई देगा। फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते शैडोज। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार आराम से लाइट जा सकती है, इसीलिए उसका शैडो नहीं बन सकता है। शैडोज बड़े या छोटे बन सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स से ओपेक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, उसी से ये डिसाइड होगा कि जो शैडो है वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ठीक है, जब लाइट सोर्स के बहुत पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो बहुत सारी लाइट को रोक लेगा, जिसकी वजह से उसका जो शैडो है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट दूर होता है लाइट सोर्स से तो उसके आर पास से लाइट निकल जाती है और जो ऑब्जेक्ट है वो कम लाइट को रोक पाता है, इसीलिए उसका जो शैडो बनता है वो शॉर्ट बनता है। इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि द सन कास्ट लॉन्ग शैडोज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो सन है, सन की रेज की वजह से, किरणों की वजह से जो शैडो बनता है वो सुबह और शाम के टाइम पे ज़्यादा लंबा बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन जो है अर्थ के नियरेस्ट पॉइंट पर होता है, मतलब अर्थ के थोड़ा पास में होता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा लाइट को ब्लॉक कर पाता है और उसका जो शैडो बनता है वो लॉन्ग बनता है। बट द सन कास्ट शॉर्टेस्ट शैडोज एट मिड डे, लेकिन सन दिन में यानी मिड डे यानी दोपहर के टाइम पे जो शैडो बनाएगा वो शॉर्टेस्ट होता है। शॉर्टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि तब सन अर्थ से सबसे फारेस्ट पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, यानी जितनी दूर प्रेजेंट हो सकता है उतनी दूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाता है और उसका जो शैडो बनता है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड। साउंड सराउंड अस ऑल द टाइम। साउंड हमें हमेशा चारों ओर से घेरे हुए रहता है, यानी हमारे चारों ओर प्रेजेंट होता है। हम रोज अलग अलग टाइप के साउंड पूरे दिन में सुनते रहते हैं। When we speak, cry और laugh, we make sound. जब हम बोलते हैं, रोते हैं या हंसते हैं, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी आवाज़ पैदा होती है। इसके अलावा चिड़ियों के चहकने से, डोरबेल के बजने से, गाड़ियों के हॉर्न से और व्हीकल के चलने से, हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। Sound makes it possible for us to communicate with one another through speech. साउंड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि साउंड की वजह से ही हमारे लिए पॉसिबल होता है एक दूसरे से बात कर पाना। हम स्पीच के थ्रू यानी बात करने के थ्रू ही अपनी बात दूसरे को समझा पाते हैं और दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। अब साउंड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड, जैसे चिड़ियों के चहकने की आवाज़ या सॉफ्ट म्यूजिक जो होता है, ठीक है, या किसी के गाने की आवाज़। ये सब क्या होते हैं? अच्छे लगते हैं हमें सुनने में और ये सॉफ्ट होते हैं, हमारे कानों को इरिटेट नहीं करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट और प्लेजेंट साउंड कहते हैं। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमारे कानों को इरिटेट करते हैं, ठीक है, और उनसे हमें परेशानी होती है, जैसे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ हो गई, बहुत तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ हो गई। इन सब से क्या होता है? हमें इरिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं? लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो
लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स को हम नॉइज भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जितना हो सके अनप्लेजेंट साउंड को कम क्रिएट करना चाहिए ताकि नॉइज कम हो सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फोर्स। फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई चीज उठानी होती है, ठीक है, या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो उसके लिए आप अपने मसल्स का यूज करते हो, ठीक है। तो अपने मसल्स के थ्रू आप जो ऑब्जेक्ट पर एनर्जी यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। फोर्स का यूज आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा ही करते हैं, जैसे वॉक करने में भी हमें फोर्स की जरूरत होती है, बाईसाइकिल चलाने में भी हमें फोर्स की जरूरत होती है, चीजों को उठाने और रखने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत होती है। इस तरीके से पूरे दिन में हम कई बार फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। फोर्स का हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होता है, मतलब फोर्स की क्यों हमें जरूरत होती है, कहाँ कहाँ किस किस काम में हम फोर्स को यूज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है, फोर्स कैन मेक द स्टिल ऑब्जेक्ट मूव। अगर कोई चीज एक जगह पे रुकी हुई है तो उसको मूव करने के लिए या चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो साइकिल है, साइकिल खड़ी है, उसको चलाने के लिए आप पैडल मारेंगे, पैडल मारकर आप उस साइकिल पर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो मूव करने लगेगी, ठीक है। अगर एक फुटबॉल रखी है तो फुटबॉल को पैर से मार के आप उसको मूवमेंट में लाएंगे तभी वो मूव करेगा ना। तो इस तरीके से हम चीजों पर अगर फोर्स लगाएंगे तो हम उसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई बॉल अगर मेरी तरफ धीरे से लुढ़कती हुई आ रही है और मैं उसे जोर से किक करूं तो उस बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी ना, ठीक है। और अगर मेरी तरफ कोई बॉल आ रही है लुढ़कते हुए, मैं उसे थोड़े से धीमे करना चाहती हूँ तो मैं उसे हल्के से किक करूंगी तो क्या होगा, उस बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। आप जब किसी टॉय के साथ खेलते हैं, जैसे टॉय कार हो गया, टॉय कार को अगर आप तेज से फोर्स के साथ छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वहीं आप अगर उसको धीमे धीमे चलाएंगे तो उसकी स्पीड कम होती है। इसी तरीके से अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हैं तो बाईसाइकिल की स्पीड को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें ब्रेक लगाएंगे, है ना, पैडल मारना कम कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, वो धीमे हो जाएगी। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी कम और ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन ब्रिंग मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी चल रहा है, ठीक है, और उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे अगर मैं साइकिल चला रही हूँ, साइकिल चलाते चलाते अगर मैं फुल स्पीड में ब्रेक मारूँ तो क्या होगा, साइकिल मेरी वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है, पहिए मेरे मूव करना बंद कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में आ जाएगा। ऐसे मेरी तरफ कोई बॉल अगर लुढ़क कर आ रही है और मैंने उसे अपने पैर से रोक लिया तो क्या होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है, तभी वो चीज़ रेस्ट मोशन में आती है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन। आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे अगर आपको साइकिल की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप हैंडल पे फोर्स लगाकर उसे मोड़ते हैं, तभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो पाती है। इसी तरीके से बॉल का डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए आपको जिस तरह बॉल को ले जाना है उस तरफ आप उसको किक करते हैं, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप बॉल को फेंकने के लिए भी, मतलब कोई बॉल मेरे तरफ आ रही है, मैंने उसको कैच किया, अब मैं उसको अगर दूसरे डायरेक्शन में फेंक दूँ तो फेंकने में जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ सॉफ्ट बॉडीज। हम किसी सॉफ्ट चीज पर फोर्स लगाएंगे तो हम उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले, आप क्ले को अपने फिंगर्स से दबाकर अलग अलग शेप देते हैं ना। उसके बाद बलून को अगर आप अपने हाथ से दबाएंगे तो उसका कुछ शेप चेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से सॉफ्ट चीज़ों पे फोर्स लगाने से उनके शेप में चेंज आ जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।